आज हम इतिहास के एक ऐसे कमाल के दौर की बात कर रहे हैं जिसकी कहानी किसी कल्पना से कम नहीं लगती। पर ये वो हकीकत है जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। एक जहाज की कहानी जिसने सिर्फ समंदर की लहरों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को ही बदल कर रख दिया। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए 15वीं सदी का पुर्तगाल, यूरोप के एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा देश जिसकी आबादी बस 10 लाख के करीब थी। आखिर उसने इतना बड़ा कारनामा, इतना बड़ा काम कर कैसे दिखाया? हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले ग्लोबल एम्पायर की, और ये सब मुमकिन हुआ एक तकनीकी चमत्कार और एक बेहद महत्वाकांक्षी राजा की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन इस साम्राज्य को बनाने की राह में यूरोपीय नाविकों के सामने एक बहुत बड़ा डर खड़ा था। एक ऐसी बाधा जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। कई पीढ़ियों तक यूरोपीय नाविकों के लिए दुनिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसे केप बोजाडोर पर आकर खत्म हो जाती थी। इसे डर का सागर कहा जाता था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता था कि वहां से कोई लौटकर नहीं आता। उस जमाने में तरह तरह की कहानियां और अंधविश्वास फैले हुए थे। बातें होती थी कि वहां का पानी उबलता है, कि वहां बड़े बड़े समुद्री राक्षस हैं जो जहाज़ों को निगल जाते हैं। मतलब नाविकों को पूरा यकीन था कि इस पॉइंट से आगे जाने का मतलब है मौत। तो इस डर की दीवार को तोड़ने का जवाब सिर्फ हिम्मत में नहीं था, इसका जवाब था टेक्नोलॉजी में, एक क्रांतिकारी आविष्कार में। और वो आविष्कार था कैरावेल। अब देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं बना था। कैरावेल तो समंदर में बिताए गए दशकों के तजुर्बे का नतीजा था। कई पीढ़ियों की कोशिशों के बाद जाकर यह खोजी जहाज तैयार हुआ था। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जो पुराने जहाज थे ना, उन्हें एक तरह का कमर्शियल ट्रक समझ लीजिए, जो बस शांत जाने पहचाने रास्तों पर व्यापार के लिए बने थे। लेकिन कैरावेल वो एक ऑफ रोड 4x4 जैसा था। उसे बनाया गया था अनजान और खतरनाक रास्तों के लिए, खुले समंदर की चुनौतियों के लिए। तो कैरावेल में ऐसा क्या खास था? असल में इसकी 3 बातें कमाल की थीं। पहली, इसका डिजाइन उथला था, तो ये अनजान तटों और नदियों में बिना फंसे जा सकता था। दूसरी, इसके तिकोने पाल जो इसे हवा के खिलाफ भी जिग-जैग करके आगे बढ़ने की ताकत देते थे। और तीसरी, ये बहुत हल्का था, सिर्फ 50 टन का, जिससे ये तेज और फुर्तीला बन जाता था। और ये जहाज कितना कारगर था, इसका सबसे बड़ा सबूत खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने दिया है। उन्होंने अपनी लॉगबुक में लिखा कि एक भयानक तूफान में अगर उनका कैरावेल नीना इतना मजबूत और फुर्तीला न होता तो उनकी जान नहीं बचती। लेकिन देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति और साधन ना हो। और यही हमारे कहानी में एंट्री होती है एक नए और बहुत जरूरी किरदार की। राजा मैनुअल प्रथम, जिन्हें भाग्यशाली या द फॉर्चुनेट भी कहा जाता था। और उन्हें यह नाम क्यों मिला, इसकी कहानी भी बड़ी नाटकीय है। बात यह थी कि मैनुअल का राजा बनना लगभग नामुमकिन था। वो सिंहासन की लाइन में बहुत पीछे थे। उनके बड़े भाई को तो खुद उस वक्त के राजा जॉन द्वितीय ने मार डाला था। तो मैनुअल हमेशा एक डर और शक के साए में जीते थे। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि राजा के इकलौते वारिस की एक हादसे में मौत हो गई, और 1495 में मैनुअल को राजा बना दिया गया। और राजा बनते ही मैनुअल ने कैरावेल की ताकत को पहचान लिया। उनके राज में पुर्तगाल की किस्मत तो चमक गई, लेकिन ये जो सुनहरा दौर था, इसकी नींव में बहुत गहरी और अंधेरी सच्चाइयां भी छिपी थीं। जरा घटनाओं की रफ्तार पर गौर कीजिए। 1495 में मैनुअल राजा बनता है। बस कुछ ही सालों के अंदर वास्को डी गामा समंदर के रास्ते भारत पहुंच जाता है। ब्राजील की खोज हो जाती है। मतलब पुर्तगाल में देखते ही देखते पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। मसालों के व्यापार से पुर्तगाल में बेहिसाब दौलत आई, और इस दौलत से एक नया सांस्कृतिक दौर शुरू हुआ। पूरे देश में शानदार इमारतें बनने लगीं, एक नए आर्किटेक्चर स्टाइल में, जिसे मैनुअलाइन कहते हैं। इसमें जहाज की रस्सियों और लंगरों के डिजाइन बनाए जाते थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत कड़वा सच भी था। इन समुद्री यात्राओं के लिए जो शुरुआती पैसा आया, वो इंसानों की खरीद फरोख्त से आया था। एक भयानक दास व्यापार जो इस तथाकथित सुनहरे दौर की अंधेरी नींव बना। तो साम्राज्य की सफलता ने ही एक नई चुनौती पैदा कर दी। कैरावेल खोज के लिए तो बेहतरीन था, लेकिन अब सिर्फ खोजना नहीं था, अब व्यापार करना था। और उस काम के लिए कैरावेल सही नहीं था।
अगर कार्वेल एक स्पोर्ट्स कार थी जो तेजी से नए रास्ते खोजती थी, तो अब पुर्तगाल को एक भारी भरकम कार्गो ट्रक की जरूरत थी, एक ऐसा जहाज जो भारत से टन भर मसाले लादकर वापस ला सके। और इस जरूरत का जवाब था कैरिक। ये एक बड़ा और भारी जहाज था जिसे खास तौर पर व्यापार के लिए ही डिजाइन किया गया था। इसमें ज्यादा सामान आ सकता था और इसने व्यापार के रास्तों को बहुत ज्यादा मुनाफे वाला बना दिया। लेकिन क्या ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया को बदल देने वाली मुहिम सिर्फ सोने, मसालों और जमीन के लालच में की गई थी, या इसके पीछे कोई और भी वजह थी? जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखते हैं तो इन खतरनाक यात्राओं के पीछे एक और लगभग यकीन न आने वाली वजह सामने आती है। पुर्तगाली नाविक सिर्फ भारत नहीं खोज रहे थे, वो एक मिथक को खोज रहे थे, एक पौराणिक ईसाई राजा जिसका नाम था प्रेस्टर जॉन। उन्हें यकीन था कि पूरब में कहीं उसका एक बहुत बड़ा और अमीर राज्य है और वो उनका सहयोगी बनेगा। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हमारा प्रेस्टर जॉन क्या है। आज वो कौन से बड़े बड़े मिथक हैं, जैसे मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक नई दुनिया बनाना, जो हमें आज के आधुनिक कार्वेल बनाने और नई खोजों पर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।